Welcome back, my friends of class 9th. Today we have to discuss about the new chapter, that is last chapter of the class 9th in the physics section, named sound. So please write down the name of the chapter, that is sound. First of all, we discuss about the definition of sound. हम लोग बात करेंगे आज कि साउंड है क्या एक्चुअल में. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, तो मुझे लगता है हर बच्चे को वैसे वर्ड का तो मतलब पता होगा, लेकिन डेफिनेशन में हो सकता प्रॉब्लम आ जाए. बट कोई डिफाइन कर सकता है क्या? कौन है जो बता सकता हो साउंड के बारे में? बताओ, व्हाट इज साउंड? The propagation of vibration in medium heard by ears is called sound. ओके, बट सुने दोबारा से. हम कहेंगे द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, सुने प्लीज ध्यान से. द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज नोन एज साउंड. इट इज आल्सो वेव. साउंड क्या है? वेव ही तो है. तो सुनिए जरा, इसकी डेफिनेशन लिखें. द डिस्टर्बेंस produced in a medium is called sound. That is a kind of wave which have energy. साउंड में एनर्जी होता है, ध्यान रखिएगा. साउंड की जो कैटेगरीज हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी वाइज बात करें तो कितने टाइप्स की होती है पता किसी को? साउंड हैव 3 टाइप्स. कौन कौन से? देयर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, सुना? आपने सुना होगा इंफ्रासाउंड, और एक होती हियरेबल साउंड, यानी जिसको हम सुन पाते हैं. जो सुन पाते हो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती पता है? 20 हर्ट्ज से ग्रेटर और 20,000 से लेस. तो फिलहाल तीनों नाम लिख लें केवल. पहला एक होता है अल्ट्रासाउंड, यू रहेगा अल्ट्रा में. अल्ट्रासाउंड. सेकेंड वन ऑडिबल साउंड. इसके ब्रैकेट में रेंज लिख लेना फ्रीक्वेंसी की, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. और थर्ड डाल देना इंफ्रासाउंड. ये 3 टाइप से हम साउंड को क्लासिफाई करेंगे. डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे. अब यानी हम वेव को पहले डिस्कस करेंगे साउंड के अंदर. ये चैप्टर तो नाम साउंड ही है, लेकिन साउंड एक वेव ही होती है. तो अब सबसे पहला आर्टिकल हम बात करेंगे वेव एंड वेव मोशन. अब जो आर्टिकल आएगा इसका नाम क्या पड़ेगा? वेव एंड वेव मोशन. क्वेश्चन इज राइज्ड दैट व्हाट डू यू मीन बाय वेव. ओके, तो जो साउंड की डेफिनेशन बताई मैंने वो एक्चुअल वेव की है, और वेव ही साउंड है. साउंड इज अ वेव. ओके, तो जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया मैंने कहां? मीडियम में, वो डिस्टरबेंस वेव होगा. और जब वो डिस्टरबेंस प्रोपगेट करेगा, आगे ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा, तो उसे हम बोलेंगे वेव प्रोपगेशन. तो वेव की डेफिनेशन में लिखेंगे आप द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम is called wave. When this disturbance is propagated
then it is wave motion. It is called wave motion. जो मैकेनिकल वेव्स हैं एक्चुअल में, जो मीडियम में रहती हैं उनको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम में जो प्रोपेगेट करें उनको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। उनका 2 कैटेगरी होता है। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नाम तो सुने होंगे आपने। फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव, सेकेंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक टर्म आया, मैंने बोला भी मैकेनिकल वेव। क्या बोला भाई लोग? इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे वो वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, या जो वेव मीडियम में, मटेरियल मीडियम में प्रोपगेट करें या चलें या प्रोड्यूस्ड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। ओके, तो हम कह सकते हैं सच वेव्स which are produced and propagates in material medium are called mechanical wave। यही मैकेनिकल वेव की 2 कैटेगरी है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब इन पर हम बात करेंगे। नोट कर लो इसको। देखो एक्चुअल में अगर हम बात साउंड की करें, एक नोट करके लिख लेना, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड का जो नेचर वो किस तरह का है? लॉन्गिट्यूडिनल है। कैसा है? साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक और बात यहीं जान दो, लाइट के बारे में अगर कभी कोई पूछ दे तो हम कहेंगे लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। ये इनके एग्जाम्पल भी कह सकते हो। अभी आप लेकिन जान नहीं पाए कि ट्रांसवर्स वेव क्या है और लॉन्गिट्यूडिनल क्या है। चलो मैं उन पे बात करता हूं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल डालो, ट्रांसवर्स वेव। चलो फर्स्ट पॉइंट ये आपका हेडिंग हो गया। देखो, जब वेव प्रोपगेट करे किसी मीडियम में, when any wave propagates in a medium, then the vibrations of particle of the medium are either along the propagation of the wave or perpendicular to the propagation of wave। okay? जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं या तो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होंगे या फिर उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। उसी पर डिपेंड करता है नेचर। तो मैं ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर समझना जरा, अगर वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, सपोज करो इसको हमने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये जो डायरेक्शन हो गई वो प्रोपगेशन ऑफ वेव की हो गई। ठीक है भैया लोग, सुनना जरा बात को। और अगर मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो, देखो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स,
अगर ये कंडीशन मिल जाए तुम्हें, देखो ये किस तरफ जा रही है वेव, इस तरफ, और पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, अप एंड डाउन, तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, इसका एक एग्जाम्पल होता है, वेव प्रोड्यूसेस इन रोप। रोप समझते हो? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझते हो? रस्सी, धागा। आप एक रस्सी को एक जगह कहीं बांध करके आप ऐसे झटका दीजिए तो आप देखेंगे इस तरीके से उसमें डिस्टरबेंस चला जाएगा आगे की तरफ। तो यहां पर जो स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस वो अप डाउन हो रहा है कि नहीं, देखो, और जबकि डिस्टरबेंस कैसा जा रहा है आगे की तरफ, तो इनके बीच का डायरेक्शन कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेशन हम पहले लिखेंगे फिर और बातें करेंगे। मेरे पास बातें बहुत है। बातें मतलब क्या है? साउंड, साउंड की तो बातें हो रही, तो हम और साउंड करेंगे मतलब। तो सुने जरा ट्रांसफर की डेफिनेशन सुने। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ medium is perpendicular to direction of propagation of wave, या वेव या डिस्टरबेंस कह सकते हो आप, इसको डिस्टरबेंस भी कह सकते हो। देन द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या बोले भाई लोग? ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल समझ लें जरा। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेव्स produces in string और rope। दूसरा एक और एग्जांपल सुनो। एक बात, तुमने कभी पिक्चर देखी? पुराने जमाने की पिक्चरें मूवीज? पिक्चर में देखना, कभी हीरो टेंशन में जब आ जाता है तो पता हो क्या करता है? वो तालाब के किनारे जाता है, बैठता है जाके, और बहुत से पत्थर इकट्ठे कर लेता है और फिर एक एक पत्थर तालाब में फेंकता है। देखा कभी? अब जरा बात समझना, यानी कि तालाब के पास जब वो हीरो गया है, तुम्हारा हीरो, तो तालाब का जो पानी है, मछलियां हैं, ये कछुए हैं, सब शांत है एकदम। उनको क्या पता हीरो टेंशन में है? एकदम काम वाटर। ओके। और इसमें उस हीरो ने जाके एक पत्थर फेंक दिया। ये पानी भर देते, चलो पहले इस तालाब में पानी भर दे। सूखे तालाब में पत्थर फेंकेगा तो गुस्सा हो जाएंगे अंदर के का जो जीव जंतु होंगे, नाराज हो जाएंगे। यार कुछ तो केकड़े वेकड़े कुछ तो होंगे सूखे तालाब में, कीड़े मकोड़े, छिपकली हो सकती है, पानी भरा वाला है। अब ये हीरो गया और इसने ढप से यहां पर एक पत्थर फेंक दिया। ध्यान देना जरा। हीरो बनाए? अरे नहीं, हीरो हम कैसे बना देंगे यार, उसके माता पिता बनाएंगे हीरो। तो हीरो ने जब पत्थर फेंका भाई जी, तो जिस जगह पत्थर गिरेगा उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा जब डप से गिरेगा तो वाटर की बूंदें ऊपर उछलती हैं, वहीं से डिस्टरबेंस आगे बढ़ना शुरू करता है। देखो ऐसे ऐसे वेव बनती कि नहीं बनती, बताओ? ऐसे तालाब में वेव्स बन रही कि नहीं बन रही, बताओ भैया, सब लोग बताओ, सब लोग। इन दिस वे दीज वेव्स आर प्रोपगेटेड टुवर्ड द एंड पॉइंट ऑफ द पॉन्ड, या किनारों की तरफ जाएगी। अब सुनना मेरी बात को, ये जो वाटर का जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से होता है तालाब में, देखो अप एंड डाउन। लेकिन जो लेयर्स या डिस्टरबेंस आपको महसूस होता है वो बाहर जाता महसूस होता है कि नहीं, बताओ? यानी डिस्टरबेंस ऐसे आगे बढ़ रहा होता है तालाब में, और मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर कैसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं? अप एंड डाउन। बोलो एंगल कितना बन रहा है उनके बिटवीन? 90 बन रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन में देखो भैया लोगों, समझना जरा बात को, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ डिस्टरबेंस। इसको क्या बोलेंगे आप? हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ डिस्टरबेंस। ओके, और जो मॉलिक्यूल ये जंप ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है या मीडियम पार्टिकल कहे तो ये कैसी नेचर में आ गई? ट्रांसवर्स। तो दूसरा एग्जांपल लिख दें, वेव्स प्रोड्यूसेस इन पॉन्ड। ये तो हमने एग्जांपल अभी दिखाया। अब हम थोड़ा और बात करते हैं, 2-4 डेफिनेशंस पे बात करते हैं। एक टर्म होता है वेवलेंथ। क्या होता है? चलो हम इसको डिफाइन करते हैं पहले। अब अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ ही दिया जाए कि बच्चा लोग वेवलेंथ को डिफाइन करो, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको समझना। मैं आपको स्ट्रिंग वाली वेव फिर से बना के दिखा रहा हूं। स्ट्रिंग की वेव ऐसे आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बताओ बच्चा, सब लोग बताओ ये वाली बात। सुनिए, जो ये अपराइज्ड होते हैं इनको क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना। और जो ये डाउन होता है इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? ट्रफ। क्या बोलते हैं? इनको ट्रफ बोलते हैं। ये ट्रफ है, वो क्रेस्ट है। आप समझ लेना बात को। अपवर्ड जो राइजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो डाउनवर्ड राइजेस होते हैं वो ट्रफ कहलाते हैं। अगर कोई सक्सेसिव क्रिस्ट ले लो, देखो, तो उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो वेवलेंथ होगा। या कोई सक्सेसिव ट्रफ ले लो, देखो, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो वेवलेंथ होगा। तो अगर वेवलेंथ की डेफिनेशन आए तो आप कह सकते हो इस तरीके से, द डिस्टेंस बिटवीन any two successive crest or trough, any two successive crest or trough is called wavelength। सुनते जाना बात को, जो बातें कर रहा हूं मैं। It is denoted by Greek language word known as lambda। ये सिंबल ग्रीक लैंग्वेज का। इसको क्या पढ़ते हैं? सुना कि नहीं सुना? इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक। यूनिट की अगर हम बात करें, सुन लो मेरी बात, ये तो डिस्टेंस है ना। यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, माइक्रोमीटर भी हो सकती है, और एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंगस्ट्रॉम। यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। कभी कभी माइक्रोमीटर गिवन होता है, 1 माइक्रोमीटर अगर गिवन हो 10⁻⁻6 मीटर होता है। कभी कभी नैनोमीटर गिवन होगा तुम्हें तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ये सब वेवलेंथ में बातें की जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफर्स में वेवलेंथ का इंट्रोडक्शन कराया है। अभी जरा हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वहां भी इंट्रोडक्शन वेवलेंथ का देखेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग नाम डालेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या डालेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए, ट्रांसवर्स वेव की अपार सफलता के बाद हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये साउंड इसी में आती है। इनकी डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो सुनिए जरा, जब ये वेव्स प्रोपेगेट करेंगी तो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो डिस्टरबेंस की डायरेक्शन के अलोंग ही वाइब्रेट करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप खींचिए और लीव करिए, तो जो डिस्टरबेंस होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और जो स्प्रिंग के रिंग है वो भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो आप जब डेफिनेशन इसकी लिखेंगे तो हम कहेंगे, व्हेन particles of medium
when particles of medium vibrates along the direction of propagation of disturbance, then such wave is called longitudinal। एग्जाम्पल में लिखेंगे वेव्स इन स्प्रिंग। सेकेंड लिखें साउंड। डायग्राम वाइज अगर हम बात करें तो सुने जरा, ये जब वेव प्रोपगेट करती मीडियम में तो मीडियम में एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। उसमें कैसे होता समझना जरा। कुछ पार्टिकल मीडियम के बहुत क्लोजर आ जाते हैं, जबकि कुछ पार्टिकल के बीच का सेपरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, फिर क्लोजर होते हैं, फिर ये बढ़ जाता है, फिर क्लोजर होते हैं, फिर बढ़ जाता है। ऐसे सुनिए, तो जो बहुत क्लोजर हैं इनको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जो ये दूर दूर है इनको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ऐसे फिर ये देखो कंप्रेशन है, फिर ये रेयर फ्रैक्शन है। अब सुनिए, यहां भी वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है। अगर इसमें वेवलेंथ की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कैसे बताएंगे, इसको जरा समझ लें। जैसे ट्रफ और क्रस्ट में सिखाया था मैंने, टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते थे? वेवलेंथ। ऐसे टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के बिटवीन या टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। यहां भी एक वेवलेंथ की डेफिनेशन बनती, सुनिए जरा। ये देखिए क्रस्ट, ये कंप्रेशन और ये कंप्रेशन है, तो इनके बिटवीन जो सेपरेशन है ये बोला जाएगा वेवलेंथ। ये रेयर फ्रैक्शन है, देखो ये वाला, और एक ये रेयर फ्रैक्शन हुआ, देखो रेयर फ्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो सेपरेशन है ये भी वेवलेंथ होगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive compressions or rare fractions is called wavelength। ये हमारी इसके साथ हो गई। जब ये वेव्स किसी मीडियम में प्रोपगेट करती हैं तो मीडियम में टेम्परेचर तो अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ पॉइंट्स का टेम्परेचर राइज करेगा और कुछ का डाउन होगा, लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। क्या बोलते हैं? अगर हीट ट्रांसफर ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन तो ऐसी सिचुएशन बोली जाती है एडियाबेटिक। मैं बोल दूंगा यहां पर, यहां ऐसे कह सकते हो, नोट में लिख लो, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको नोट कर लो। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव तो इंट्रोड्यूस हो गई आपके सामने। इनके बिटवीन डिफरेंस कभी पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस कुछ 3-4 डिफरेंस तो कम से कम हो ही जाए। तो चलो मैं बात करता हूं, सुनो। जैसे ट्रांसवर्स वेव में मैंने अभी बताया था डेफिनेशन में कि इनमें जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और तो लॉन्गिट्यूडनल में कैसा होगा? पैरेलल या अलोंग। तो पहला पॉइंट तो यहीं से बनेगा, तो यहां लिखिएगा द
particles of medium, the particles of medium vibrates perpendicularly to the direction of motion of disturbance, या वेव भी कह सकते हो। इस तरफ लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स along the direction of propagation of wave। ये तो फर्स्ट डिफरेंस दोनों साइड का हो गया। अब हम सेकेंड डिफरेंस की, हाँ है ठीक, रुक जाओ। देखिए सेकेंड में हम एक बात करेंगे यहां पर, जो ट्रांसवर्स वेव हमारी है, जैसे कि लाइट है, उसमें अभी हमने या स्ट्रिंग में बताया था मैंने, तो ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ बनते कि नहीं बनते, जबकि लॉन्गिट्यूडल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो आप यहां लिखेंगे हियर क्रिस्ट एंड ट्रफ आर क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड, कुछ भी करते हैं। उस तरफ लिख दें हियर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस्ड। एक और डिफरेंस बना सकते हैं हम लोग, वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा। इसमें कोई प्रेशर चेंज नहीं होता ट्रांसवर्स वालों में, लेकिन उसमें प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि कहीं समेट जाती है तो ज्यादा प्रेशर होता है, तो कहीं दूर दूर हो जाते हैं प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे हियर नो चेंज ऑफ प्रेशर, हियर नो चेंज ऑफ प्रेशर इन मीडियम। उस तरफ लिखेंगे हियर चेंज ऑफ प्रेशर occurred in medium। एक और हम कह सकते हैं, देखो नेचर पर भी डिपेंड करता है। ये जो ट्रांसवर्स वेव है ना, ध्यान रखना, इस सॉलिड्स में होती है। किसमें होती है? या फिर लिक्विड की सरफेस पर होती है। जैसे तालाब में जो वेव बनेंगी वो सरफेस पर रहती हैं, डीप इनसाइड द लिक्विड नहीं जाती हैं। तो हम कह सकते हैं दीज वेव्स आर प्रोपगेट्स इन सॉलिड एंड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। इस तरफ लिख दें these waves are produces in solid, liquid and gas। तीनों ही मीडियम है ये प्रोड्यूस होती, नोट करें भाई। देखिए वेव के कुछ कैरेक्टर्स हम लोग और डिस्कस करेंगे। जैसे वेवलेंथ तो आप जान ही चुके हैं। वेवलेंथ क्या था? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, या एनी टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो वेवलेंथ है तो आराम से डिफाइन कर सकते हो आप। एक दो और टर्म है जो आपको आने चाहिए, वेव से रिलेटेड है, जैसे कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है सुनिए जरा। जैसे अभी ट्रफ और क्रस्ट की हम बात करें तो जो मैक्सिमम होता है डिस्टेंस, चाहे अपवर्ड ले लो चाहे डाउनवर्ड, इस लाइन को मीन पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? और मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वाइब्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। जैसे
वाटर मॉलिक्यूल यहां इस सिचुएशन में थे पहले, और अपवर्ड इतना ऊपर तक गए, फिर डाउन हुए, तो डाउनवर्ड भी कुछ नीचे तक गए। तो जितना मैक्सिमम ऊपर उठेंगे, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of vibrating particle from its mean point is called amplitude। ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये ऐसे डायग्राम में भी शो कर देना, ठीक है। यूनिट अगर पूछी जाए तो डिस्टेंस ही तो वही है एक तरह से, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर या फिर सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग बात करेंगे, एक और पॉइंट हमारा आता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। देखो सिंगल वाइब्रेशन पूरा करने में, जैसे वन एम्पलीट्यूड, देखो ये ध्यान देना प्लीज, इस पूरे को हम बोलते हैं वन ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ये यहां से चला पूरा एक ऑर्बिट पूरा करके यहां पहुंचा, इसमें जो टाइम पीरियड लगता है, उस जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हम कहेंगे द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट या वन वाइब्रेशन। अब वेव की बात करें तो वाइब्रेशन लिखते हैं, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। यूनिट लिख दो, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ये टाइम पीरियड हो गया। अब इसके बाद एक टर्म जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हो और 1 सेकेंड में 5 टाइम अगर वाइब्रेशन हो जाए तो फ्रीक्वेंसी 5 होगी। 10 टाइम वाइब्रेट कर ले 1 सेकेंड में तो 10 होगी। यानी 1 सेकेंड में जितने कंप्लीट वाइब्रेशन ऑसिलेशन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम कहेंगे द number of vibrations or oscillations completed in 1 second are called frequency. It is denoted by frequency के देखिए अलग अलग डिफरेंट सिंबल हैं। मैं 2-3 सिंबल आपके सामने शो कर रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे या तो इसको एन से डिनोट करेंगे किसी किसी जगह पर, कहीं फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे और कहीं एक सिंबल आएगा न्यू। हम फिलहाल एन से डिनोट कर रहे हैं, यहां किससे, एन से। अब एक इसकी डेफिनेशन और है, द रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल जानते हैं आप लोग, 1 अपान इनवर्स भी कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का एक और डेफिनेशन आ गई, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। यानी हम ये कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल में वो होती 1 बाय टाइम पीरियड। ये फॉर्मूले की तरह भी यूज होगा। कभी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया और टाइम पीरियड निकालना हो तो 1 अपान कर देना, टाइम पीरियड गिवन हो फ्रीक्वेंसी करनी हो तो भी 1 अपान कर देना। सिंबल में अगर कहें तो n इज इक्वल टू 1 बाई टी बोलते हैं इसको, ऐसे। ये भी तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए। यूनिट जरा इसकी जान लो, यूनिट सुनिए क्या क्या हो सकती हैं। एक तो अभी हमने सिखाई 1 अपान सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स, या फिर इसकी यूनिट होती हर्ट्ज, या फिर इसकी होती वाइब्रेशन पर सेकेंड। क्या होती है, वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये भी यूनिट्स हैं इसकी।
एक और समझ लीजिएगा, वेव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जान लेना, इस पे फार्मूला बनेगा एक। वेव स्पीड हम कहेंगे 1 सेकेंड में वेव या डिस्टरबेंस जितनी डिस्टेंस कवर कर ले वो उसकी क्या बोली जाएगी, वेव स्पीड। तो द स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय द डिस्टरबेंस, या वेव लिख देना, डिस्टरबेंस मतलब ही वेव है, by the disturbance is called wave speed। देखो वेव स्पीड का फॉर्मूला हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे वेव स्पीड बनानी है तो वैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता कि नहीं होता, बताओ। ये तो सुना ही होगा तुमने। वेव स्पीड को v से डिनोट कर दो, डिस्टेंस हम लोग यहाँ लैम्डा से डिनोट करेंगे और टाइम को टाइम पीरियड की तरह। तो एक फॉर्मूला आपका बना v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अच्छा 1 बाई टी को हमने क्या सिखाया, अभी देखो पीछे फ्रीक्वेंसी बोला कि नहीं बोला, बताओ। तो हम इसमें 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं, बताओ। v इज इक्वल टू एन 1 अपॉन टी को, और लैम्डा अपनी जगह बना रहा, तो एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू एन लैम्डा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, देखो, यानी वेव स्पीड इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो बना फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, क्या बना। हाँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट करो।